क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो उस पॉइंट पे, ऐसा कुछ कंडीशन बन सकती है? लिख लिया सबने क्वेश्चन? आंसर भी सोचो, बताओ यार। किसी को पता है? चलो मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू की इक्वेटोरियल लाइन को अगर मैं देखूँ या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लूँ पी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू तो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो होती है। तो वैल्यू आती थी कि नहीं आती थी? 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब आता था पी पॉइंट पे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज पॉसिबल। एग्जाम्पल में बता दोगे, या तो डायग्राम बना देना या तो लिख देना कि एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, लिख लेना। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे लिखना, पोटेंशियल इज जीरो एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन but electric field is non-zero at that point. Okay, ब्लर तो नहीं हो रहा है? ठीक, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नोट कर लो आराम से। नोट हुआ? बताओ भाई, कोई बताएगा इसका आंसर? जीरो। और कोई बताएगा? जीरो। तो क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द circumference of a circle with another point charge plus q at the center। हमें बताना है कोई एक पॉइंट टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, उसको ए से बी हमें ले जाना है।
ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अरे यार अब देखो सीधी सी बात है, कोई सर्कल है, सर्कल में मान लेते हैं आर रेडियस है इसका, तो ए पॉइंट भी आर रेडियस दूरी पे है क्यू से और बी पॉइंट भी आर रेडियस की दूरी पे है, यानी कि पोटेंशियल एट ए मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अब जब पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक तरीके से हो गई कि नहीं, या फिर दो पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल है कि नहीं, तो दो पॉइंट्स का जब सेम पोटेंशियल होता है तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, क्यू मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। जब दो पॉइंट्स पे मूव करवाया जाता है टेस्ट चार्ज को तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। अब ये जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लिख लो। किसी को समझ ना आया तो पूछ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया सबका? समझ में आ गया? क्यों भाई, समझ में आ गया हो सबके तो आगे बढ़ूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट करो। आप अगर इन्हीं सब क्वेश्चंस को कर लो तो मान के चलो बोर्ड में कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक्सेप्शन, वो भी कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। हालांकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा भी और सेंड भी करूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना। और अभी यूनिट हो जाने दो, यूनिट के एक साथ टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा। बाकी अगर कोई बुक है तुम लोग पास एस एल अरोरा वगैरह हो तो उसके पीछे साइड में जब खत्म होता है तो उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन दिए होते हैं आए हुए, बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए, तो उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी के पास एस एल अरोरा नहीं है, कोई और बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी होते हैं बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन। बाकी मैं भेज दूंगा, उन्हीं क्वेश्चन की फोटो भेज दूंगा, जो आए हुए क्वेश्चन है उनको कर लेना, कोई डाउट हो उनमें से तो पूछ लेना। बाकी मेरे पास टेस्ट पेपर्स भी रखे हैं, उनको अभी हालांकि टाइम नहीं आया उस चीज़ का, अभी उसको भी दे दिया करूँगा। नोट हो गया? बताओ क्या होगा इसमें? अच्छा, और कोई बताएगा? वेरी गुड यार, सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। अभी बताता हूँ कैसे होगा, ड्रॉ कर लूँगा। सबने नोट कर लिया ना? चलो, तो ये डायग्राम कुछ दे रखा है, बोला गया है कि एक कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको हमने पहले ए से बी मूव करवाया, तो उस केस में वर्क डन कितना हुआ है? सरकमफ्रेंस पे नहीं है भाई मेरे, सरकमफ्रेंस पे दे रखा है, सरकमफ्रेंस पे नहीं है, थोड़ा पहले है। ठीक है,
हल्का सा पहले है, सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, कुछ ऐसे है, कंफ्यूजन में मत रहो। अगर दिया होता तो उसका भी केस हो जाता आराम से, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, उसको मूव करवाया गया ए पॉइंट से बी पॉइंट, वर्क डन की वैल्यू W1 है, फिर इसको बी से सी मूव कराया, वर्क डन की वैल्यू W2 है। बताना है हमें कि W1, 3 कंडीशन दे रखी है, W1 बराबर W2 है, W1 ग्रेटर देन W2 है, फिर W2 ग्रेटर देन W1 है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी? अब जरा गौर करो, क्या ए पॉइंट और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा? क्या VA बराबर VC होगा? पोटेंशियल एट ए बिल्कुल होगा यार, सेंटर पे चार्ज रखा है, सेंटर पे चार्ज रखा है, ए पॉइंट की दूरी और सी पॉइंट की दूरी तो बराबर ही है। अब यानी कि अब VB जो है, अब देखो, जो कहने का ये मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, वो बराबर होना चाहिए VB माइनस VC, लिख सकते हैं ना। जब दोनों पॉइंट्स का इसके बीच और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो वर्क डन की वैल्यू भी तो बराबर होगी। तो राइट आंसर विल बी W1 इक्वल टू W2। भाई देखो, VB माइनस VA, अब VA और VC का पोटेंशियल सेम है, तो VA की जगह मैं VC रख सकता हूँ। तो दैट मीन्स दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क डन W1 है, इस पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को मूव कराओगे W2 है, तो वर्क डन बराबर नहीं होगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B and C and B या B and C is equal, therefore work done will also be equal। क्यों? बात समझ में आई? बस सिंपल सी बात थी, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है। नोट कर लो, अगर डाउट नहीं है तो नोट कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं, शेयर करूं? डाउट हो पूछ जरूर लेना। चलो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम शेयर करने जा रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन बताओ, प्रॉब्लम नंबर 10, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन। तो नोट करो फटाफट और आंसर भी बता दो, कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। ज्वाइन होना चाहता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें चार्ज को ABCD के अलावा जीरो वर्क डन। वेरी गुड यार, तुम सब बता रहा है आंसर, क्या बात है, जीरो वर्क डन होगा। वेरी गुड, रीजन बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा पहले नोट कर लो, सबको नोट होना जरूरी है पहले क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड, देख के तो डर लगेगा, लेकिन अब जब आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो आसान, आप बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी।
तो देखो चार्ज जो है ABCD के अलावा मूव कराया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी फील्ड होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है भाई। जब ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये सब कैसी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। इसी वजह से जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका ऐसा करो आंसर ही लिख लो सीधे, समझ तो गए ही होगे सभी लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। देखिए इसका आंसर लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, सो नो वर्क इज डन, so no work is done in moving a charge q along a closed path in a uniform electric field, क्लियर है? hence the work done is 0। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन नोट करो। इसका आंसर बताना। बताओ भाई, आंसर बताओ, किसी को पता है तो बताओ। चलो मैं बताऊं, नोट कर लिया सबने? चलिए मैं बताता हूँ। बोला गया है दो प्रोटॉन्स हैं ए और बी, उनको दो पैरेलल प्लेट के बीच में रखा हुआ है। इस प्लेट पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ है। अब बताना है हमें क्या ए और बी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। भाई जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी। और अच्छा, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। अब देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म होगी, तो ए और बी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी प्रोटॉन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो दोनों फोर्स भी एक्सपीरियंस सेम ही करेंगे। ठीक है, बिकॉज द प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर दे विल एक्सपीरियंस सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगी
दूर भगाने की कोशिश करेगी। ये जो फील्ड जा रही है इसको धक्का दे रही होगी, या फिर निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जो भी रिपल्सिव फोर्स इस पे लगेगी, या फिर जो भी फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फील्ड की वजह से, अब क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है, therefore force experienced by both protons will be same। समझ में आ गया? क्यों? तो लिख लो, ये डायग्राम बना लेना। ऐसे लिखो, इसका आंसर लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म in the space between the two plates, hence both protons will experience same force। ठीक है, तो डाउट हो तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। करूँ शेयर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर करूँ? ये नोट को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो बता देना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि इसका बता लोगे, अगर ध्यान से करोगे तो बता लोगे। QAB पहला पॉजिटिव है। अच्छा, एक मिनट, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछा है, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछा ना? वो एक केस में पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, एक में नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, दोनों केस में बताना है। वेरी गुड, सही है। बाकी लोग भी आंसर दो यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी कुछ आंसर दो भाई। तो समस्या हो तो बताओ। चलो लो, नोट तो हो गया होगा, फिर आप डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहला, ये कुछ ऐसे अरेंजमेंट बोली गई है, ये सोर्स चार्ज बोला गया है, वो पॉइंट पे प्लेस्ड है +Q। अब जो सबसे पहले पूछा गया है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, अगर इन केस दूसरा एक कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, shown in figure Va is positive, negative और 0 if Q is positive। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, याला जो O पे पॉइंट O पे जो चार्ज रखा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो Va माइनस Vb की वैल्यू क्या होगी, पहले ये बताना है। तो पहले मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये ऐसे होगी कि नहीं होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। और भी तरीके हैं बताने के, इस क्वेश्चन का आंसर देने के और भी तरीके हैं, ठीक है। तो मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, पॉजिटिव से दूर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जाएगी इस तरफ, जाएगी इस तरफ, जाएगी। अब इस तरफ से हमें क्या मतलब भैया, इस तरफ कुछ है ही नहीं, तो लेना देना ही नहीं, तो हमने इधर वाली ले ली, इधर से मतलब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है
डायरेक्शन होती है वो उसकी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल पोटेंशियल के डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो वी ए माइनस वी क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। तो पहले केस में यानी कि जब व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, तो सिंपलेस्ट तरीका मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी उस तरफ क्या क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल होता है वो कम होता जाता है। व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव VA विल बी ग्रेटर देन VB, तो VA, कैमरा बंद हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। जब VA बड़ा है VB से तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। सेकंड केस, अब सेकंड केस में कोई दूसरा बताओ बंदा, अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट जाएगी, निगेटिव की तरफ आएगी, और फिर बात तो तब भी वही आपकी, ये तो हमेशा सही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में होती है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, VB बड़ा हो जाएगा VA से, VB बड़ा हो जाएगा VA से, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, विल बी निगेटिव। समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, गलत नहीं होगा चीजें, वरना ऐसे तुम दिमाग लगाते रह जाओगे, इधर खींचा रिपल्शन लग रहा होगा, धक्का दिया मतलब कि फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसका वर्कडन ज्यादा होगा, इतना क्यों दिमाग लगाओ यार। सिंपल चार्ज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी उस तरफ पोटेंशियल घट रहा होगा, अब इतना ध्यान रखो सब हो जाएंगे क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलो नोट कर लो उसको फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो तुम्हें डायरेक्टली फेस करने हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो तुम्हें डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में फेस करने होंगे। जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूंगा, बाकी मैं तुम्हें भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा ग्रुप वगैरह में, उसको करना, डाउट हो तो पूछना। जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि केवल डेरिवेशन तो आते नहीं है, और भी चीजें आती हैं। नोट हो गया। आराम से कर लो, आराम से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, ये क्वेश्चन करो, नोट डाउन करो, फिर बताओ इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बता सकते हो।
नो। फोर्थ वाला होगा, वेरी गुड। फर्स्ट वाले में कोई भी फील्ड लाइंस का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं होगा। बाकी तुमने कॉन्सेप्ट जो लगाया है वो सही है, समझ रहे हो, इस वजह से। तो लिख लीजिए इसमें। अब देखो क्या होता है, स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉरी मेटेलिक स्फेयर है, वो प्लेस किया गया है। नोट कर लिया सबने? चलो, हाँ, कुछ ऐसा स्फेयर, मेटेलिक स्फेयर रखा हुआ है, उसमें फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। कुछ दूसरा वाला, ये पहला पाथ है, ये दूसरा पाथ है, हमें बताना कौन सा सही पाथ है। ऐसे गया या ऐसे मुड़ गया या ऐसे चला गया कुछ। तीसरा वाला क्या है, स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल। चौथा वाला जो ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे मुड़ के इससे पास ही नहीं हुआ, ऐसे हो गया। तो देखो, मेटेलिक स्फीयर के अंदर फील्ड लाइन पास ही नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक स्फीयर इज जीरो। अंदर से थोड़ी पास होती है फील्ड लाइन, पढ़ा चुका हूँ ना प्रॉपर्टी। तो देखो, बहुत से लोगों को लग रहा होगा फर्स्ट है, बहुत से लोगों को लग रहा है फर्स्ट है। अब फर्स्ट में क्या हो रहा है, सीधे सीधे जाके सीधे निकली जा रही है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना, थोड़ा तो रोकेगी ना ये। इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा इसे मुड़ गई है, तो यहाँ से भी अंदर से पास नहीं हो रही। तो मोस्ट रिलीवेंट आंसर कौन सा होगा, पास फोर। याद रखना, अंदर से पास नहीं होती। इसमें देखो पास हो रही है अंदर से फील्ड लाइन, इसमें भी पास हो रही है, इसमें नहीं हो रही, लेकिन सीधे सीधे जा रही है, बिल्कुल ऐसे गई, इधर से निकल गई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हल्का सा सीधे जा रही थी, हल्का सा बेंड हुई और फिर निकल गई। तो सबसे रिलीवेंट आंसर कौन सा होगा, पास फोर। उसका रीजन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड या फिर इनसाइड कंडक्टर, या इनसाइड मेटेलिक स्फीयर, इनसाइड मेटेलिक स्फीयर इज जीरो, हेंस नो फील्ड या फिर नो लाइन ऑफ फोर्स, नो लाइन ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट। चलो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करिए। पाथ फोर हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करूं। ये वाला क्वेश्चन नोट करिए। हाँ बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। तो उससे क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उससे क्या हो जाएगा। हाँ बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बिल्कुल सही बात, अभी हमने देख लिया इसमें, अभी जो एग्जांपल था। लेकिन उससे होगा क्या, और भी कोई आंसर दो। क्वेश्चन नोट हो गया ना सबका, हो ही गया होगा। चलो बोर्ड पे आते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। बोला क्या है कि डज द नहीं, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन है यार ये वाला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई।
23। अच्छा, बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि कोई स्फीयर है उसके अंदर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे V है मान लेते हैं, अगर कोई स्फीयर के सरफेस पे का पोटेंशियल अगर V है तो उसके इनसाइड भी पोटेंशियल क्या रहता है, V रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो रीजन बताइए, दिमाग लगाओ, अपने अपने आंसर बताओ। अगर तुम अगर ये भी लिखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट वॉल्यूम, तब भी सही रहेगा, तब भी नंबर पूरे दे देगा थ्रू आउट वॉल्यूम, नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे। तुमने ये बात बोल दी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस वजह से V की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट वॉल्यूम, यानी कि इतने पूरे पोर्शन में सेम रहेगी। लेकिन और ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से ऐसा क्या हो गया कि, एक मिनट, हाँ, ये स्फीयर है, बोला गया है इस पूरे वॉल्यूम में इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो V होता है, तो हमने पढ़ चुके हैं इसके अंदर भी V ही रहता है पोटेंशियल। तो इसका रीजन बताया गया है, अब्दुल ने बताया कि E की वैल्यू जीरो होती है इनसाइड, इस वजह से V सेम होता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी इतने पूरे पोर्शन में कांस्टेंट रहता है। इसके भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन और डिटेल में बताओ, और ऐसा क्या होता है कि इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, बताओ। वेरी गुड, ये भी एक कारण हो सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूले बेस पे देख लो ना यार, माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। हुँ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दैट मीन वी कांस्टेंट ही रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई है। भाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आता है, जीरो आता है। दैट मीन वी क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया है। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया है सब चीजें, डिफरेंशिएशन वगैरह। भाई किसी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो V की वैल्यू कांस्टेंट रही होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमें पता है, दैट मीन V की वैल्यू क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी, तभी तो ये सब चीजें हुई हैं। दैट मीन थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल। और समझ गए ना, किसी को डाउट तो नहीं इस चीज में, क्यों, किसी को डाउट तो नहीं है। चलो, तो रीजन इसका यही है, यही लिख लो यार, ये जितना मैंने बताया है यही रीजन है। जब थ्योरी के फॉर्म में लिखना चाहते हो थ्योरी फॉर्म लिख लो, बेसिकली यही, ये इतना पोर्शन लिख लो। सिंस ऐसे लिखना, सिंस E will be equal to minus dv upon dr and E is equal to 0, therefore V is constant, ऐसे लिख लो, इतना ही लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये इतना पोर्शन। ठीक है, समझ में आ रही है फिजिक्स, पोटेंशियल समझ में आया। तो नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। नोट हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 66, तो नोट डाउन करिए, आंसर बताइए। 6 बजे किसी की है तो नहीं क्लास? नहीं है ना आज किसी की? नोट हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट हुआ? अच्छा, इसको क्वेश्चन से क्या समझे? तो समझ में आया क्वेश्चन? कुछ आया समझ में? देखो, बोला गया है टू मेटेलिक स्फीयर्स, एक का रेडियाई कितना है? आर है, कैपिटल आर रेडियस, ठीक है, ओ पॉइंट ये सेंटर है। दूसरे का जो रेडियस है वो 2r है, यानी थोड़ा बड़ा बना दें, जैसा ये 2r रेडियस वाला है। तो अब क्या किया गया है, और बोथ ऑफ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी भी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब मुझे ये बताओ सिग्मा होता क्या है भैया? चार्ज अपॉन एरिया। जिस एरिया पे चार्ज फैला हुआ है, क्यू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ए जितनी एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों की सिग्मा दे रखी है, ठीक है। अब हमें ये बताना है, हाँ हाँ बताओ। चलो बिल्कुल सही आंसर है। इसका लॉजिक बताओ भैया, कैसे बता दिया तुमने? कहाँ से ख्याल आ रहे हैं आज? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, इससे क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, वेरी गुड यार, ये भी लॉजिक है, बिल्कुल सही है। चलो बिल्कुल सही लॉजिक बताया। मैं दूसरे तरीके से इसको बताता हूँ, आसान तरीके से थोड़ा। सरफेस पे जो होता है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? जब से स्फीयर का केस बता चुका हूँ ना मैं। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर एट द सरफेस कितना होता है? फॉर्मूला बताओ। 1/4πε0 Q upon R, where R is the radius, Q is the charge, सरफेस पे जितना चार्ज है अपॉन रेडियस। होता है कि नहीं होता है? ये बता चुका हूँ मैं। इनसाइड में भी यही रहता है पोटेंशियल। अब Q की वैल्यू देखो क्या होगी, सिग्मा इंटू ए। Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ए अपॉन 4πε0 R। सिग्मा ए की वैल्यू क्या होती है भैया? ए क्या होता है? एरिया, सरफेस एरिया, दैट इज 4πr², 4πε0 R।
तो सिग्मा 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे लिख सकते हैं। कैमरा ऑफ हो गया। तो v की वैल्यू ये आ गई कि नहीं आ गई? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट मींस v इज प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका ज्यादा रेडियस होगा उसका ज्यादा पोटेंशियल होगा। किसका ज्यादा रेडियस है? 2r, यानी कि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा बड़े वाले स्फीयर का। द पोटेंशियल ऑफ, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? अगर रिवीजन घर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ घर पे रिवीजन कर रहे होगे तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात, नहीं कर रहे होगे तो कहाँ से आ जाएगी बताओ? द पोटेंशियल, इसका मतलब बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल ऑफ 2r स्फीयर, रेडियस जिसका 2r है, ठीक है, वो बड़ा होगा, विल बी ग्रेटर देन स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब हमेशा याद रखो, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और निगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? लो से हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर निगेटिव होता चार्ज तो माइनस सिग्मा लिखा होता, तो निगेटिव चार्ज होता तो माइनस सिग्मा होता। यहाँ पे तो सिग्मा दे रखा है ना, दैट मीन पॉजिटिव चार्ज ही है। तो अगर मैं वायर को कनेक्ट कर दूं, इन दोनों स्पेयर को कनेक्ट कर दूं, तो चार्ज कहाँ से फ्लो होगा? हाई से लो की तरफ, और इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा। कब तक चार्ज करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तब यहाँ से चार्ज यहाँ पे जाएगा। चार्ज किस तरफ फ्लो होगा? इस तरफ। फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज। तुम्हें और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ क्योंकि आगे काम आने वाली है चीजें। याद रखो, जब दो स्फीयर्स को कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज फ्लो होते हैं। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होता है? चार्ज फ्लो होते हैं बिटवीन द स्फीयर, यानी चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा। कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? बराबर ना हो जाए। यानी कि पोटेंशियल इसका ये भी अचीव कर ले और ये भी अचीव कर ले। तो याद रखना, आगे कहीं कभी जब न्यूमेरिकल में करवाऊं तो एक बात याद रखना, उसमें क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि दो स्फीयर को कनेक्ट कर दिया गया है एक वायर से, तो उसका मतलब, और एक स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो v दे रखा है, तो दूसरे वाले का भी v लेना होगा न्यूमेरिकल में। इस बात को याद रखना, ठीक है। बहरहाल इस केस में तो इतना ही पूछा है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लिख लेना, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा। और वायर को जब कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे रखो यार, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उससे देखो, टेम्परेचर जो हीट होती है कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हाई से लो, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो फ्लो होगा, निगेटिव लो से हाई फ्लो होता है, याद रखना, नोट कर लो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? चलो, क्या मैंने बताया? नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है बताओ? याद रखना, जब दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है? जब दो स्फीयर्स को आपस में किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या चीज होती है बताओ? और दोनों में चार्जेस अगर अलग अलग हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। कब तक होगा फ्लो ऑफ चार्ज? जब तक दोनों में सेम पोटेंशियल ना हो जाए। तो न्यूमेरिकल जब भी करवाऊंगा तो याद रखना, अगर वायर कनेक्ट करा गया है, दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया गया है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम ही लोगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो अच्छे से।
नोट हो गया? अच्छा, तो ऐसा करते हैं अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ अब। करना नहीं कर पाओगे तो कल बताएंगे। कल और भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं पोटेंशियल से रिलेटेड वो हम बता देंगे। और